कि सब भूल गए हो? यस, डू यू रिमेम्बर दिस लेसन? थोड़ा बहुत कि पूरा भूल गए हो? यस यस मैम। याद है? चलो ठीक है। इस लेसन में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगी जिसके ऊपर हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू कैन नोट डाउन ऑल्सो योर, और या फिर इस पे भी आप टिक कर सकते हो जो आपके पास भी होगा पीडीएफ। सो एक्सक्रीशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि नाइट्रोजन आता कहाँ से है? तो नाइट्रोजन आता है फ्रॉम द प्रोटीन विच वी ईट, है ना? प्रोटीन से ये नाइट्रोजन फॉर्म होता है। जितना प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितना अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए जरूरत है उतना इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी का जो अमाइनो एसिड है वो लिवर में जाता है। किधर जाता है? लिवर में। और लिवर में उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। ये सब छोटे छोटे चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। सो सबसे पहला लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद उसका डीअमाइनेशन होगा और फर्स्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज द अमोनिया। अमोनिया का प्रॉब्लम क्या है कि इट इज हाईली टॉक्सिक। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ अमोनिया इज उसके एलिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, जितना पानी हम नहीं पी सकते। ठीक है, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है अमोनिया का कि सबसे ज्यादा वो बहुत ही टॉक्सिक है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम। इतना देर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके एलिमिनेशन को बहुत पानी की जरूरत है। इसके लिए इन केस ऑफ ह्यूमन बीन आई एम टॉकिंग अबाउट, इन केस ऑफ ह्यूमन बीन हमारे बॉडी में ये अमोनिया जो है by the process of detoxification, by the process of detoxification, ammonia will be converted into a less toxic substance called as the urea. ठीक है, अब यूरिया की अच्छी बात क्या है कि क्योंकि वो लेस टॉक्सिक है इसलिए वो थोड़े टाइम तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है और उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। ठीक है, यस, क्लियर है ना बेटा? यस मैम। यस ओके, बट अगर हम नेचर में देखेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में आजू बाजू देखेंगे, तो कुछ ऐसे भी कैटेगरीज ऑफ एनिमल हैं जो बहुत 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 कम पानी पीते हैं। तो उनके केस में क्या होता है? फिर उनके केस में भी सबसे पहला अमोनिया ही बनेगा, पर ये अमोनिया यूरिया में नहीं बदल के यूरिक एसिड में बदल जाएगा। अब यूरिक एसिड की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो बहुत ही लेस टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक, आई कैन से लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, अब लीस्ट टॉक्सिक होने की वजह से क्या होता है कि उसको बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है उसकी कि उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत 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 कम पानी की जरूरत है। तो ऐसे कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स विच आर ड्रिंकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो लोग यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव लर्न 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल, है ना? अमीनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल एंड यूरिकोटेलिक एनिमल. The process will be called as telism. So aminotelism, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. सो बहुत ही सिंपल है, अगर अमोनिया है निकल रहा है नाइट्रोजन वेस्ट तो अमोनोटेलिज्म, अगर यूरिया एलिमिनेट हो रहा है तो यूरियोटेलिज्म, अगर यूरिक एसिड एलिमिनेट हो रहा है तो यूरिकोटेलिज्म. यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है. कितना प्लेंटी ऑफ वाटर? 300 to 500 ml of water for just 1 gram of ammonia. I hope all of you are noting down also the important points. So 300 to 500 ml of water for just 1 gram of ammonia. अगर यूरिया की बात करेंगे तो 50 ml of water for 1 gram of यूरिया, और यूरिक एसिड की बात करेंगे तो 10 ml of water for
1 gram of uric acid. So very less amount of water. Ammonia can be excreted in the form of liquid. Even the urea is also excreted in the form of liquid. But यूरिक एसिड अगर आप बर्ड्स वगैरह की देखोगे वेस्ट प्रोडक्ट तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में होते हैं. सो यूरिक एसिड इज सेमी सॉलिड. अभी हमने बताया ये बहुत टॉक्सिक है, ये थोड़ा कम टॉक्सिक है और ये लीस्ट टॉक्सिक है. यूरिया बनता कैसे है? यूरिया लिवर में बनता है, अमोनिया से बनता है एंड CO2 रिलीज्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म. इस साइकिल को क्या बोलते हैं हम? साइकिल को क्या बोलते हैं? Can you all remember what is the cycle called as? Conversion of ammonia into urea is done with the help of which cycle? Yes? Ornithine cycle. Shabash, ornithine cycle. Similarly, ammonia will be converted into uric acid by which cycle? Inosinic cycle. Shabash, very good. Inosinic cycle. Very good, बेटा. ठीक है. अच्छा, अब हम एलिमिनेशन की बात करेंगे. तो अमोनिया जो है इट इज एलिमिनेटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू आइदर बॉडी सरफेस या फिर गिल्स से. ठीक है. इसके अंदर किडनी का कोई रोल नहीं है. किडनी डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया. बट इट इज एलिमिनेटेड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर. सो यहाँ पे किडनी का इंपॉर्टेंस है. ठीक है. Next, about the uric acid. So eliminated in the form of pellet, yes, solid, semi-solid paste with minimum amount of water. Examples बहुत 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 important है. अगर आप बोनी फिश की बात करोगे और एक्वाटिक एम्फिबियंस की बात करोगे और एक्वाटिक इंसेक्ट्स की बात करोगे तो अमोनोटेलिक है. बट मरीन फिशेस यूरियोटेलिक है. समझ में आ रहा है डिफरेंस? दिस आर द फ्रेश वाटर फिशेस. बोनी फिशेस आर द फ्रेश वाटर फिशेस, अमीनोटेलिक. मरीन फिशेस यूरियोटेलिक. ठीक है. इसके अंदर आप टैडपोल लार्वे को भी ले सकते हो. टैडपोल इज द लार्वे ऑफ फ्रॉग. सो फ्रॉग का जो लार्वे है वो अमीनोटेलिक है, जबकि बड़ा होने के बाद जब वो एम्फिबियन हो जाता है तो यूरियोटेलिक हो जाता है. अंडरस्टूड? तो हम सब हैं. यूरिकोटेलिक्स में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, स्नेल आते हैं, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ऑल दिस थिंग्स. सो एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जांपल्स के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू अदर ऑर्गेनिज्म. अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो प्लैटीहेलमिन्थ्स में और रोटिफर्स में और एनालिड्स में और सेफेलोकॉर्डेट्स में, जैसे कि एम्फिऑक्सिस हो गया, उनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया होता है या फ्लेम सेल्स होता है. फिर एनेलिडास में प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म में नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया से नेफ्रिडिया हो गया. इंसेक्ट्स में मैल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होता है. मैल्फिजिन ट्यूब्यूल्स. हाँ, हमारे पास मैल्फिजिन बॉडी होता है, इनके पास मैल्फिजिन ट्यूब्यूल्स है. प्लीज नोट डाउन. हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसको मैल्फिजिन बॉडी बोला था, और इंसेक्ट्स के पास मैल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होता है एंड क्रस्टेशियंस के पास ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स. ठीक है. सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय दिस आल्सो. सो किडनी के बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं. सो वी आर हैविंग 2 किडनीज, देन 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है ना. शेप एंड ऑल यू ऑल नो, कलर आल्सो यू ऑल नो, साइज आल्सो यू ऑल नो. ठीक है. व्हाट इज द पोजीशन? द किडनीज आर लोकेटेड डॉर्सली इन द एब्डोमिनल कैविटी. मतलब क्या है? हमारा जो इंटेस्टाइन है और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उन दोनों के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है. हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है हमारा किडनी. मतलब क्या? हमारा जो इंटेस्टाइन है और जो हमारा पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, उन दोनों के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट है. सो एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम बताना चाहें तो 12th thoracic vertebrae and 3rd lumbar vertebrae के यहाँ पे प्रेजेंट है. सो प्लीज नोट डाउन दिस आल्सो, 12th thoracic and 3rd lumbar region. ठीक है.
नेक्स्ट, किडनी में कॉनकेव सरफेस है, उसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और एक हाइलम एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स नर्व एंटर करता है, और इनफैक्ट यूरेटर भी यहीं से बाहर आता है। In the diagram, you can clearly see that both the kidneys are not at the same level. The right side of the kidney is slightly lower than the left side का kidney. Why? Because right side में क्या present है? क्या present है right side में? Yes, all of you. सो गए क्या सब लोग? Liver. Liver. यस, लिवर प्रेजेंट है राइट साइड में, इसके वजह से राइट साइड का किडनी थोड़ा सा नीचे है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड का किडनी। चलो, हु विल टेल मी अबाउट द किडनी? हु विल टेल मी अबाउट द किडनी? किडनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, किडनी के कवरिंग्स को क्या क्या बोलते हैं? हु विल टेल मी? Outermost layer is called renal fascia. रीनल Fascia. ओके, देन Middle adipose capsule. नेक्स्ट Renal capsule. ओके, वेरी गुड। देन अंदर से किडनी दो रीजन्स में है या नहीं? Yes. कौन कौन से बताओ? Renal cortex and medulla. शाबाश, रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, मेडुला के अंदर क्या खास बात है? Loop of Henle and collecting duct. अरे बच्चा, आप लोग नेफ्रॉन में किधर चले गए? मेडुला के अंदर हमें पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे Renal हैं। pyramid. हाँ, उसे हम क्या कह रहे हैं? रीनल पिरामिड। करेक्ट। ओके, रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर बताओ। इट इज अटैच्ड टू अ कप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द माइनर कैलिक्स. Minor calyx will join to form the major calyx. Major calyx will open into a space which is called as the Renal pelvis. very good, renal pelvis. Kidney is also called as renal. So renal pelvis. So you all know that all these things है ना? चलो ठीक है। This pelvis will open into the ureter. ठीक है, आपने एक बार डायग्राम भी देख लिया। How many pyramids are there in the kidney? How many pyramids? 7. 8 to 18 are there. 8 to 18 pyramids are there. ठीक है, 7 नहीं बोलना है बच्चा। There are 8 to 18 pyramids. While drawing, we are drawing either 7 or 8 pyramids. ठीक है, while drawing, we can't draw ना इतने सारे pyramids. Otherwise, the diagram will become very congested. Yes. But there are 8 to 18 pyramids in the kidney. Okay. Then next we have seen that the cortex extends into the medulla, and this region is called as what? Renal column. क्या क्वेश्चन पूछा? The extension of cortex into medulla is called as dash. Extension of cortex into medulla. Extension of cortex into medulla is called as dash. Columns of Bertini. Yes, column of Bertini. Column of Bertini. Yes, it can also be asked as the medulla is separated by, pyramids are separated by. ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, medullas are separated by या pyramids are separated by. तो दो पिरामिड के बीच में क्या है? कॉलम ऑफ बर्टिनी. दो पिरामिड के बीच में कॉलम ऑफ बर्टिनी है। ऐसे भी आंसर कॉलम ऑफ बर्टिनी आएगा, या फिर अगर आप बोलोगे एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला तो भी कॉलम ऑफ बर्टिनी आएगा। ठीक है, देन मेडुला हो गया। देन किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 million. यस बेटा, 1 million. 1.25 million. 1.25 million in one kidney or both the kidney? One kidney. One kidney. तो ईच किडनी में 1.25 मिलियंस है। तो अगर मैं दोनों किडनी का पूछूंगी तो 3 million.
Approximately you can say 3 millions of kidneys, nephrons are there. अच्छा, अब नेफ्रॉन में भी मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड व्हाट, juxtamedullary nephron. Do you remember? Yes. कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? जो कॉर्टेक्स तक ही प्रेजेंट है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले क्या होता है? छोटा कि बड़ा? छोटा, Short. यस। जबकि juxtamedullary नेफ्रॉन में वो मेडुला तक जाता है और उसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है। तो हमारे किडनी में कॉर्टिकल ज्यादा है कि जक्स्ट्रा ज्यादा है? कॉर्टिकल। कॉर्टिकल ज्यादा है। वेरी गुड बच्चा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के हो गया, वेरी गुड। ओके, सो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ दिस मैल्फीजियन बॉडी। मैल्फीजियन बॉडी को एक और नाम से जाना जा सकता है पिगमैलियन कॉर्पसल्स। पिगमैलियन कॉर्पसल्स, हाँ मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैल्फीजियन बॉडी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पिगमैलियन कॉर्पसल्स और द रीनल कॉर्पसल्स। तीन नाम से जाना जाता है, मैल्फीजियन बॉडी बोलो, पिगमैलियन कॉर्पसल्स बोलो या रीनल कॉर्पसल्स बोलो। इसमें होता क्या है, मैल्फीजियन बॉडी भी अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक कप के जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, और एक टफ कैपिलरीज जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। पहले हम बोमैन्स कैप्सूल को डिस्कस करते हैं। बोमैन्स कैप्सूल इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 layers. Outermost layer is called as a parietal layer, innermost layer is called as a visceral layer. ठीक है, दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे कैप्सुलर स्पेस और अ यूरिनरी स्पेस। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो विसरल लेयर है उसमें कुछ सेल्स ने अपने शेप को चेंज कर दिया है एंड दे आर बीन कॉल्ड एज अ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के बीच बीच में देयर आर स्मॉल स्मॉल स्लिट्स प्रेजेंट, ओपनिंग प्रेजेंट, which are called as a filtration slit, जहां से ब्लड फिल्टर होके नीचे आता है, कैप्सुलर स्पेस में आता है। सो पोडोसाइट्स के बीच बीच में वी कैन सी दी फिल्ट्रेशन स्लिट आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, देन जहां पे बोमैन्स कैप्सूल थोड़ा नैरो होता है उस रीजन को हम नेक कहते हैं, और फिर नेक के बाद पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। So glomerulus is made up of tough capillaries, and these capillaries are formed by the efferent and the efferent arteriole. Efferent is bringing the blood towards the glomerulus and it is thick walled, whereas efferent is taking the blood away from glomerulus and it is thin walled. So because it is thick and thin, it helps in the ultrafiltration. So malphizian body or a renal corpuscles is a site for ultrafiltration. Site for ultrafiltration. Understood? Yes, ma'am. Yes. तो ma'am. आपको इसमें क्या क्या याद रखना जरूरी है? यूरिनरी स्पेस, देन फिल्ट्रेशन स्लिट, स्लिट को स्लिट पोर्स भी कह सकते हैं, एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं और रीनल ट्यूब्यूल की तरफ चलेंगे। तो रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास है नेफ्रॉन में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ज्वाइन होके क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट बनेगा। डक्ट बड़ा होता है, ट्यूब छोटा होता है। सो पीसीटी का खास बात क्या है कि उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, कि किस चीज से बना है। इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। विच माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पीसीटी का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो क्योंकि ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराता है, इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? सो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का 70 to 80% टेक्स प्लेस ओवर हियर इटसेल्फ। फिर हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले के बारे में। अच्छा, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से रीजन में ये प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, ये अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पीसीटी हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर हिस्से में कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है।
अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे तो वो अंदर वाले रीजन में आ गया, मतलब मेडुला रीजन में आ गया है। तो यू शेप ट्यूब है, इसलिए हम इसको लूप बोल रहे हैं। इसमें 2 लिम्स बन गए हैं, डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम। ठीक है, डिसेंडिंग लिम पतला होता है, असेंडिंग लिम थोड़ा सा मोटा होता है। और ये दोनों का काम क्या है? ऑस्मोसिस करना, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करना। फिर हम बात करेंगे डीसीटी के बारे में। अब वापस डीसीटी कहाँ आ गया? देखो कॉर्टेक्स में आ गया। हाँ, कॉर्टेक्स में आ गया। फिर डीसीटी से क्या जुड़ेगा? सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट बनेगा। अब कलेक्टिंग डक्ट वापस कहाँ आ जाएगा? मेडुला में आ जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएंगे, डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, नेक्स्ट इफरेंट आर्टेरियल जो है, अभी हमने देखा इफरेंट आर्टेरियल जो है, इट फॉर्म्स अ कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नोट डाउन, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। किससे बनता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी? इफरेंट आर्टेरियल से। इफरेंट आर्टेरियल ही नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। Minute vessels of this network run parallel to the loop of Henle. पेरिट्यूबुलर का पार्ट जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रहा है उसे हम कहेंगे वासा रेक्टा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस टू टर्म्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में क्या फर्क है, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes. वासा रेक्टा क्या है? जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में है। पेरिट्यूबुलर क्या है? जो पूरा रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड है। Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. Very important question again for the NEET exam. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. क्यों cortical nephron में? क्योंकि ये cortex तक ही रहता है और हमें पता है कि loop of Henle तो medulla में जाता है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट यूरेटर की अगर हम बात करेंगे तो एक ट्यूब है यूरेटर, जिसमें पेरिस्टालिटिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किडनी में जो यूरिन बना है वो ब्लैडर तक पहुंचता है। ब्लैडर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लैडर क्या है? एक डिस्टेंशन ऑर्गन है। डिस्टेंशन ऑर्गन का मतलब क्या होता है? एक्सपांड हो सकता है, फिर छोटा हो सकता है, लाइक अ बलून। जैसे बलून में आपने पानी भरा, वो एक्सपांड हो गया, फिर आपने पानी निकाला, वो छोटा हो गया, वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। तो इसी तरह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी एक बलून के जैसा है, इट्स अ डिस्टेंशन ऑर्गन। अगर ये डिस्टेंशन ऑर्गन है तो इसमें एक स्पेशल टाइप का एपिथीलियम होगा। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का एपिथीलियम है कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम व्हिच हेल्प्स इन द एक्सपांशन ऑफ द सैक। साथ में एक स्पेशल टाइप का मसल्स भी होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं डीट्रूसर मसल। व्हाट वी कॉल इट एज अ डीट्रूसर मसल। दोनों ब्लैडर में और यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं which will prevent the backflow। ठीक है, so sphincters will help in opening and closing। ठीक है, और ये स्फिंक्टर का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स। so it is under voluntary control। understood? spinal reflex under voluntary control। यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा क्या करता है? मिक्ड यूरिनेशन में मदद करता है। मिक्ड यूरिनेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ यूरिनेशन। यूरेथ्रा का साइज मेल और फीमेल में अलग अलग है, बिकॉज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। मेल के अंदर पेनिस प्लेज अ डुअल फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ urine as well as the semen, so it is called as a urinogenital duct, so it is 20 centimeter long tube, whereas female में vagina is a different opening and urethra is a different opening। female में urethra का size is just 4 centimeter। ठीक है, so this was all, again it has been guarded with a sphincter and the sphincter is voluntary control, है कि नहीं? Any doubt till here? Yes children, any doubt till here? No, ma'am.
नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं हम। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैल्फिजियन बॉडी में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी मैंने आपको बताया, इट इज हैपनिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute, which is approximately 1/5 of the blood pumped by each ventricles in a minute. That is about 25% of cardiac output. Very important question for the NEET. Please note down. आपको दिख रहा है बेटा थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं है दिख रहा है, but can you see this point? So all of you mark this point as important point. 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute, which is about 1/5 of blood pumped by each ventricle in a minute. That is about 25% of cardiac output. What is this glomerular filtrate rate? Noted all of you? It is about, again ये figure भी आपको याद रखना है, GFR कितना होता है 125 ml per minute and about 180 liters per day. And कितना minutes लगता है 4 minutes for entire blood to pass through it once. Please note down all of you these 2 points, these 2 figures, note down fast. All of you are having your 11th ka textbook now with you. Having or not? Yes. Have you opened your book? नहीं open किया है तो open your book all of you. Go and take your book. Go and get your book all of you. मैम 11th वाला टेक्स्ट बुक ना? हाँ बेटा 11th वाला टेक्स्ट बुक। यस मैम, ओपन किया। बाकी के बच्चे लोग भी ओपन करो। और ये वाला फिगर आपने नोट डाउन किया, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ ये वाला, और ये कितने लीटर्स ऑफ ब्लड रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ GFR। GFR को कौन रेगुलेट करता है? रैस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, है ना, जिसमें JGA होता है। Who will explain me about that? Who will explain me about the RAS system, renin angiotensin system के बारे में कौन explain करेगा मुझे यहाँ पे से? You can take the help of your textbook. You can take the help of your textbook and who will explain me about the RAS system? RAS system कभी एक्टिवेट होता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैम जब डिक्रीज होगा। शाबाश, when blood pressure will decrease, yes. तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर दिखेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। यस, वेरी गुड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ऊपर। फिर कौन एक्टिवेट होगा? रेनिन। रेनिन। रेनिन को कौन बनाता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। यस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कहाँ पर होता है? Between Bowman's capsule and efferent arteriole। बोम ऐसे नहीं बोलना है बच्चा। In each part of nephron at the beginning part of DCD and हाँ, afferent arytole of same nephron। yes, और else in short you can say glomerulus and DCT। अभी glomerulus में तो efferent arteriole आ ही गया, है ना? तो glomerulus and DCT of same nephron, each nephron, हर एक नेफ्रॉन का glomerulus और DCT पास में आते हैं, और पास में आने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। ठीक है, तो ये हमेशा काम करता है क्या? जब चाहिए तभी रेनिन बनाने का मन करता है उसका बना देता है? नो। जब भी
जब भी फॉल इन जीएफआर होगा, यस, जब फॉल इन जीएफआर होगा तभी ये बनाएगा। ठीक है, डन, वेरी गुड। तो चलो, टेल मी अबाउट दैट। रेनिन क्यों बनता है और रेनिन कैसे काम करेगा? रेनिन कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा? टेल मी। रेनिन कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा? मैम जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के सेल्स एक्टिवेट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन को इन ब्लड, and angiotensin gets converted into angiotensin 1 and further into angiotensin 2. Okay, very good. And angiotensin 2 acts as a vasoconstrictor, which increases the blood pressure and then increases the glomerular filtration rate also. Okay, how it acts as a vasoconstrictor, bachcha? How it acts as a vasoconstrictor? Ma'am, means it increases the blood pressure along the vessels and then further increases the glomerular filtration rate. Yes, that is true, bachcha. But what do you mean by the term vasoconstrictor? Constriction of the blood vessels. छोटा करना ब्लड वेसल्स को, ठीक है? ब्लड वेसल्स छोटा हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ब्लड वेसल्स छोटा करने में इज देयर रोल ऑफ एनी आयंस और एनी हॉर्मोन्स? एनी हार्मोन का रोल है क्या यहाँ पे या नहीं है? You have told absolutely right, बेटा, you are very correct. But कुछ चीजों को थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है, therefore I'm telling you. Yes? Any hormone which has been involved? Don't remember? Okay, I will tell you. Aldosterone. Yes, very good, beta. Aldosterone hormone. Yes, aldosterone. And aldosterone is a vasoconstrictor. Aldosterone आता कहाँ से है? आता कहाँ से है? Adrenal gland. Yes, adrenal gland से आता है, शाबाश। Yes, तो देखो, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट में आएंगे। आप देखो कौन कौन से आएंगे अभी। नॉर्मल प्रेशर में तो नॉर्मल अपना किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है, जैसे वो अपना नॉर्मल रूट फॉलो कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन करेगा। दिस इज अ नॉर्मल रूट ऑफ अ किडनी टू डू द थिंग्स whenever blood pressure is normal. But whenever due to any of the reasons, we are not talking about the reasons over here now, any of the reasons GFR comes down, if the pressure comes down, so what will happen? सबसे पहला JGA cells will be getting activated. अभी JGA is a different part of the region. ग्लोमेरुलस और DCT जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको हम JGA बोलते हैं। तो वहां के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो लोग रेनिन नाम का एंजाइम बनाएंगे। देखो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो रेनिन नाम का एंजाइम है जब ब्लड में आएगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा। अगेन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2। आपने देखो 11th स्टैंडर्ड में साइकिल्स पढ़े हैं बहुत सारे, और आपने देखे हैं, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ये साइकिल वो साइकिल पढ़ा, तो आपने देखा होगा बेटा कि कोई भी साइकिल में, कोई भी रिएक्शंस में एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में होने के लिए एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं होता है? ऐसे नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और ये बदल गया, है ना? एक एंजाइम उसमें काम करता है, तभी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में बदलता है। अभी जैसे हमने एकदम आसानी से बोल दिया कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है, पर वो किसके कारण बदलता है? एंजाइम के वजह से। अब ये एंजाइम देगा कौन? हमारा लंग्स देता है। कौन देता है? लंग्स। अंडरस्टूड? सो लंग्स में से ये एंजाइम आता है। अभी देखो प्रेशर कम हो गया तो जेजीए ने काम करना शुरू कर दिया, फिर लंग्स को भी काम आ गया ना, लंग्स को भी अभी काम क्या आ गया? ये एंजाइम बना के देना। एंजाइम दे दिया, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 हो गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, अब ये वापस दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को डिस्टर्ब करेगा। एड्रीनल ग्लैंड किधर है? हमारे किडनी के ऊपर है ना? हमारे किडनी का ताज बना है, वो उसका मुकुट है
है ना, तो उसको भी अब एक्टिवेट करेगा कि चल अभी मुझे एक हार्मोन बना के दे जिससे कि हमारा ब्लड वेसल्स पतला हो, छोटा हो। फिर एड्रिनल ग्लैंड को काम पे लग गया, फिर एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन बनाया, फिर एल्डोस्टेरोन बनने के वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स छोटा होगा, पतला होगा, और फिर जाकर प्रेशर बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो इतना जितना हम बोल रहे हैं आसानी से रिएक्शन इतना आसान होता नहीं है, बट फॉर एवरीथिंग देयर इज अ बैकअप, है ना। जैसे अपने यहाँ लाइट चली जाती है ना, अगर हमारे लिफ्ट में बैकअप नहीं है तो हम कैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर के फ्लोर में होता है ना हर जगह का एक बैकअप। वैसे ही हाँ, जब नेचर ने, गॉड ने जब अपने अपने ह्यूमन बॉडी को भी बनाया है तो हर एक चीज का एक बैकअप रखा है। अंडरस्टूड? कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर अब ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, अब ब्लड वेसल्स अगर हमेशा ही पतले रहेंगे, एल्डोस्टेरोन अगर ऐसे ही इंक्रीज रहेगा तो प्रेशर तो बढ़ते ही जाएगा। फिर प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए कौन काम करेगा, बताओ मुझे, कौन काम करेगा उसको वापस बैक टू नॉर्मल करने के लिए? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। शाबाश, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है हार्मोन। पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि इसको हार्मोन बोला जाता है, तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब भी हार्मोन है यहाँ पे। तो अगर आपके नीट के क्वेश्चंस में एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन भी दिया है ना तो भी वो राइट है, फैक्टर मींस हार्मोन। ठीक है, तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कौन सिक्रीट करेगा, कौन सिक्रीट करेगा, हमारा हार्ट। Heart. Yes, heart का atrial, to be very specific, yes बेटा, atria of the heart will secrete this hormone, atrial natriuretic hormone। अब ये हार्मोन क्या करेगा, it's a type of a vasodilator, है ना, vasodilator। तो vasodilator होने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स बड़ा हो जाएगा और फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। One more important thing I just wanted to make you notice is that ये मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, पर मैं इसको यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको पूछना चाहूंगी। तो टेल मी, अगर रैस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यूरिन ज्यादा फॉर्म होगा कि लेस फॉर्म होगा? रैस एक्टिवेट हो गया, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यूरिन ज्यादा फॉर्म होगा कि लेस फॉर्म होगा? यस, तो प्लीज नोट डाउन। नहीं पता है बच्चा तो आप याद रखो कि जब भी रैस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब भी रैस सिस्टम अपना एक्टिवेट होगा ना, तो स्कैंटी यूरिन फॉर्म होगा, कम कम यूरिन फॉर्म होगा। क्यों कम यूरिन फॉर्म होगा? बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो रहा है, सोडियम एंड वाटर हो रहा है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या हो रहा है, मोर ऑफ सोडियम एंड वाटर इज बीन एब्जॉर्ब्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है, स्कैंटी यूरिन विल बी फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes. और इसी का उल्टा जो एएनएफ है, एएनएफ की वजह से ज्यादा यूरिन फॉर्म होगा कि कम? ज्यादा यूरिन फॉर्म होगा। समझा? उल्टा है ना बेटा, उल्टा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा यूरिन फॉर्म होगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो आपको यूरिन से रिलेटेड भी इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि यूरिन कब ज्यादा से रिलीज होगा। तो जब भी रैस सिस्टम काम करेगा तो स्कैंटी यूरिन, नोट डाउन, जब भी रैस सिस्टम काम करेगा तो स्कैंटी यूरिन मतलब कम यूरिन, और जब भी एएनएफ काम करेगा तो मोर यूरिन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ ऑल ऑफ यू, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो जरा, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम बाद में देखेंगे। प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर रीड करो फटाफट, फिर मैं आपको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बताती हूँ। प्लीज हो जाएगा तो टेल मी डन करके, रीडिंग डन।
डन बच्चा? Yes. Yes, ma'am. चलो, now in your textbook all of you will read and keep selective reabsorption and tubular secretion. I will ask you, all of you, जिसके पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है, you can take the help of here also. Selective reabsorption and tubular secretion you are going to explain me. मैं किसी का भी नाम लूंगी और वो लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? I'm just coming in 2 minutes बेटा. Yes, done childrens? Done or not? Yes.
गुड Yes, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ Yes, यू। ma'am. सबने Yes, एक ma'am. नैप ले लिया क्या? हाँ, only two children are responding to me, that is Sharon and Aditya na beta? Akshay, Akshay. Akshay, yes. What about other children? Riddhi, Prathamesh, Aditi, all of you are here only na? At least Yes, ma'am. Ma'am, I was only also चलो responding. Aditi बोली, Amit भी बोला. What about Prathamesh, Riddhi, Prathamesh and Riddhi? Yes, ma'am. Prathamesh, Kedar. Not responding. Let me see how many of you are there जो सिर्फ on करके बैठे हैं. प्रथमेश केदार is one. Avantika, Yes, ma'am. Anuj दुबे जी उठे हो कि नहीं? दुबे जी भी सो रहे हैं. चलो, आई एम नोटिंग डाउन द नेम्स. वेट. अनुज, प्रथमेश not responding. Anusha More, Pranay, I can understand beta, you were responding from so many times. Pranay, I don't have problem with you bachcha. Anusha More, सोई है. आर्यन तिवारी not responding. Christine, Darshana, भाविनी. Yes, ma'am. अच्छा, भाविनी है जगी. उठ गई क्या अभी? No, ma'am. मनाली चौहान. Yes, ma'am. अच्छा, दर्शना is there. Why are you not opening your mic and telling Darshana? Devika, Yes, miss. Harsh, Yes, ma'am. what is this? Kannad, Yes. Yes, ma'am. Manali Chauhan, Yes, ma'am. Mayuresh, Yes, ma'am. Mitali, Yes, ma'am. Nikita, Yes, ma'am. Omkar, गायब. अजिंक्य पाटिल, Yes, ma'am. पूनम सरोज, Yes, miss. है क्या? अच्छा, कट करना पड़ा है मेरे को नाम में. सोची कि प्रचीत, Yes. प्रणय, अंकिता राणे, हाँ प्रणय तो है बेटा, प्रणय है. सॉरी, अंकिता राणे नॉट देयर. सागर पवार,
सागर ma'am. बाबा, ओके। साहिल अवार्ड, Yes, ma'am. साक्षी, Yes, ma'am. श्रुति, Yes, ma'am. सिया, Yes, ma'am. स्वयं, Yes, ma'am. स्नेहा। Yes, ma'am. चलो सब उठ गए लगता है अभी फटाफट। तो आई विल कॉल आउट द नेम्स अगेन, जो लोग अच्छी तरह से सो रहे हैं। अनुज है, प्रथमेश है। हेलो मैम, हेलो हाँ मैम, अनुज बोल रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, उठ गए? गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रश विश कर नहीं लो नहीं मैम, जाकर। मैम सोया नहीं था, मेरे इधर लाइट गई थी, इसकी वजह से मैंने लैपटॉप से वापस से कनेक्शन लिया है। अच्छा अच्छा वाईफाई का ठीक, कनेक्शन गया था, इसकी वजह से। चलो ठीक है ठीक है, आपका नाम कट कर दिया फिर मैंने। यस मैम। प्रथमेश नहीं है, अनुषा मोरे नहीं, आर्यन तिवारी नहीं, क्रिस्टिन, ओमकार, अंकिता राणे। अभी ये बच्चों का तो मैं खबर लेने ही वाली हूँ। रिद्धि आपने बोला था ना बच्चा? हाँ, वैष्णवी Yes, को तो ma'am. पूछा ही नहीं मैंने। वैष्णवी, वैष्णवी, जो बच्चे का माइक नहीं है, दे कैन ऑब्वियसली टाइप ऑन दी चैट बॉक्स। वैष्णवी, सोनी यादव, आस्था राठौड़, आस्था राठौड़, यश, यश, यस मैम। अच्छा यश है, ठीक है। विशाल, विशाल, विशाल चौरे, हाँ रिद्धि बेटा, मैंने आपका नाम लिखा है, यू आर प्रेजेंट। विशाल ऑल्सो आई एम नोटिंग डाउन। विकास बागुल, यस मैम। विशाखा राठौड़। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाकी के बच्चे हैं। ये जितने नेम्स अभी मैंने कॉल आउट किए हैं, ये सारे नेम्स अभी सर के पास जाने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग द नेम वंस अगेन। इट इज प्रथमेश, अनुषा मोरे, आर्यन तिवारी, क्रिस्टिन, ओमकार, अंकिता राणे, वैष्णवी, सोनी यादव, आस्था राठौड़ एंड विशाल। ओके, वैष्णवी मैंने आपका, अच्छा यस, वैष्णवी इज देयर, ओके। सोई थी बेटा वैष्णवी? No, ma'am. मुझे बुखार है बहुत. बुखार है, ठीक है, टेक केयर। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव आल्सो टेकन वैक्सीन, बट आई एम आल्सो टेकिंग द लेक्चर ना बच्चा। एटलीस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड ना। No, no, no. अभी अच्छी से. I can understand that कि children are not feeling well, कुछ बच्चों को, but at least you can inform me at the starting of the lecture ना कि ma'am I am having so and so problem, I am attending the lecture, I am listening, है ना? You all don't have that much manners also to inform the teacher. Sorry, ma'am. ठीक है, next time say if somebody is having some of the problem, if you are having some pain, if you are having some fever, at least let me know at the starting of the lecture कि ma'am I am having so and so problem, I will be attending the lecture, I will be hearing you, but I can't respond you, so that if I will be mentally prepared for that particular again. So now next is again I've told you to learn about the selective reabsorption. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो भी अच्छी चीजें हैं जो ब्लड में फिल्टर होके नीचे आई थी, जो भी अच्छी चीजें हैं, उसे क्या करता है हमारा पीसीटी, हमारा डीसीटी, हमारा लूप ऑफ हेनले उसे एब्जॉर्ब करते करते जाता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं? रीएब्जॉर्ब करना। पर कोई भी चीज को रीएब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं, सेलेक्टिव चीजों को ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है। सो
अभी हमने देखा कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म एवरी डे। 180 लीटर्स मतलब यू कैन इमेजिन, अगर हम क्या 180 लीटर यूरिनेशन करते हैं क्या? नहीं, हम 180 लीटर्स में से हार्डली 2 या 3 लीटर यूरिनेशन करते हैं। तो बाकी का फिल्ट्रेट जाता कहाँ पे है? तो बाकी का जो फिल्ट्रेट है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज बीन रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इज बीन डन बाय 2 ways, either by active or by passive. Active का मतलब क्या होता है? When there is a involvement of energy. जो जब भी कोई चीज बड़ी होती है, जब भी कोई चीज बड़ी होती है, हाँ, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी कोई चीजें बाय सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें दिया गया है कि कौन सी चीजें हैं जो एक्टिव से एब्जॉर्ब होती है और कौन सी चीजें हैं जो पैसिव से एब्जॉर्ब होती हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट आर बीन एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगेन आपको नीट के क्वेश्चंस में आ सकता है हाई एंड लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई एंड लो का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस एंड लेस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जिसको अपना बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ही लेता है, उसे हम कहेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो अपने बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत है और जिसको अपना बॉडी बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा या नहीं के बराबर ही एब्जॉर्ब करेगा, उसे हम कहेंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो आपको एग्जांपल याद रखना है कि हाई में कौन आता है और लो में कौन आता है। तो हाई में आता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एंड लो में आता है सम यूरिक एसिड, यूरिया, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन लो। ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था पीसीटी में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम है, असेंडिंग लिम है। Descending limb is permeable to water but not permeable to salt, है ना। तो descending limb में क्योंकि it is permeable to water, तो पानी बाहर आ जाएगा, तो जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा टाइप का होगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। फिर यही फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट। जब उसमें से सॉल्ट बाहर आ जाएगा तो फिर ये फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। फिर जब ये हाइपोटोनिक वाला फिल्ट्रेट डीसीटी में जाएगा तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर दोनों एब्जॉर्ब किया जाता है, देयरफॉर फिल्ट्रेट विल बिकम आइसोटोनिक। फिर ये आइसोटोनिक वाला फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में आता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कौन सा हार्मोन काम करता है यहाँ पे? विच हार्मोन विल वर्क? कौन सा हार्मोन काम करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी में? एंटीडायरेटिक हार्मोन, ADH। वेरी गुड। ADH को एक और नाम से जाना जाता है वैसोप्रेसिन। ADH के इन्फ्लुएंस के वजह से मोर एंड मोर ऑफ वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। और इसी के वजह से जो फाइनल यूरिन होगा वो कैसा होता है? फाइनल यूरिन कैसा होता है? हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यूरिन इन नॉर्मल कंडीशन। उसमें एक सेंटेंस लगाना बहुत जरूरी है, नॉर्मल कंडीशन। जब आप मॉडरेट पानी पी रहे, तो अगर आप कभी किसी दिन आपको मैंने बोल दिया कि पानी पीने से बहुत अच्छा होता है, पानी पीने से आप ग्लो करने लगोगे, तो क्या करते हैं? एक ही दिन में आप पानी पीते रहोगे तो बार बार क्या करोगे? यूरिनेशन को जाओगे, तो उस वक्त भी हाइपरटोनिक यूरिन रहेगा क्या? नो, उस वक्त हाइपोटोनिक रहेगा। समझ में आ गया मेरी बात? नॉर्मल कंडीशन में मॉडरेट पानी पीने में हाइपरटोनिक यूरिन रहता है। अच्छा, अब ADH की बात आई तो ADH से मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी। ADH को बनाता कौन है? Who secretes ADH? posterior lobe of pituitary gland. Shabash. To be very specific, neurohypophysis of the pituitary gland, that is a posterior lobe of the pituitary gland which is situated in our brain. ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट, एडीएच का अगर प्रॉब्लम है तो कौन सा बीमारी होता है? एडीएच का प्रॉब्लम है तो कौन सी बीमारी होगी? चलो टेल मी फास्ट फास्ट। एडीएच का प्रॉब्लम है तो कौन सी बीमारी होगी? यूरीमिया। नहीं, नो। एडीएच के प्रॉब्लम से विच डिजीज विल टेक प्लेस? सोचो सोचो सोचो, ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें बहुत बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है? पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, मेडिकल टर्म। पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया किसमें होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। शाबाश, वेरी गुड, डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं। वन डायबिटीज इज डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि इंसुलिन के प्रॉब्लम से होता है ना? जो इंसुलिन के प्रॉब्लम से होता है, जिसे नॉर्मली लोग शुगर शुगर बोलते हैं, है ना? बिकॉज why it has been called as sugar? Because insulin is going to regulate the sugar glucose metabolism in our body. But this type of diabetes, that is diabetes insipidus, please specify the name. Diabetes insipidus is because of the ADH problem. इस डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होगा? the patient will have a polyuria and polydipsia. पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन, और साथ में फ्रीक्वेंट थर्स्ट, दैट इज पॉलीडिप्सिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? तो भूलो मत ये सब चीजें। चलो, ये तो हो गया बीमारी के बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस। पर नॉर्मल कंडीशन में भी कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या कि आपने अगर ऐसी कोई चीज पी है, हाँ पी है, तो बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, पानी को छोड़ के? ऐसा कौन है जो एंटी डायूरेटिक है, जो एडीएच के अगेंस्ट में काम करता है? एंटी डायूरेटिक। मैंने नॉर्मल लेक्चर के वक्त भी बताया था, पर अभी 1 साल हो गया, तो आपको तो अभी एक दिन का याद नहीं रहता, तो 1 साल पहले का कैसे याद रहेगा, है ना? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर ब्रेन। अपने गायराइज को इस्तेमाल करो। आपके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि यू कैन मेमोराइज मेनी थिंग्स, बट आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो सही ढंग से, है ना? सो ऑल ऑफ यू आर बीन बोर्न विद अ मिनी गायराइज। सबके पास बहुत सारा गायराइज है, सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। चलो बताओ मुझे फटाफट, कौन सा ऐसा लिक्विड है, लिक्विड पानी को छोड़ के, विच आर एंटी डायूरेटिक? नहीं याद है? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस और नो? यस चिल्ड्रंस? तुरंत नेट पे सब फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? गूगल बाबा को पूछ रहे हैं? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो आई विल टेल यू। अल्कोहल, टी एंड कॉफी, कैफीन वाले चीजें, कैफीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। टी में भी कैफीन होता है। तो कैफीन वाली चीजें और अल्कोहल, ठीक है? अभी ऑब्वियसली आपने अल्कोहल तो पिया ही नहीं होगा, बट टी एंड कॉफी तो पिया ही होगा। तो टी एंड कॉफी अगर आप कभी नोटिस करो, इफ यू ड्रिंक मोर ऑफ टी or more of coffee, you will frequently go for urination. Why you will go for urination, frequent urination? Because it is anti-diuretic. It will suppress our ADH hormone. Okay? हमारे ADH hormone को ये क्या करता है? Suppress करता है. And therefore, more of water will be excreted to the urine. Understood? ये तीन चीजों को याद रखो, अल्कोहल, टी एंड कॉफी। चलो अब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ चलते हैं। इट्स अ रॉन्ग टर्म गिवन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल कुछ सिक्रीट नहीं करता है, बट it helps in the removal of whatever toxic substance are been there which has been escaped in the peritubular capillaries.
ठीक है। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो भी चीज एस्केप हुआ है उसे वापस बैक टू दी फिल्ट्रेट में लेकर आना। सो व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम योर किडनी बेटा, अपनी किडनी से आप क्या पढ़ सकते हो, समझ सकते हो? जनरल थिंग, यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल थिंग, है ना? Yes, ma'am. कौन कौन यहाँ पे नाटक करता है खाना खाने में, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है कोई ऐसे बच्चे लोग? और मम्मी पापा ने कुछ ला कर दिया है तो उसको बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं। खाना भी खाते हैं तो एक चपाती छोड़ देते हैं, चावल दाल भी खाते तो उसमें थोड़ा छोड़ देते हैं। हु आर देयर? अवंतिका इज रेजिंग द हैंड। यस बेटा, यू आर डूइंग इट. So you should learn from your kidney. See, your organs are explaining you many things of the life, है ना? Kidney is not at all wasting a single ions. एक छोटा सा आयन को भी वो वेस्ट नहीं करता है मैम ना? वेस्ट नहीं करती। अच्छा, आप नहीं करती हो इसलिए रेस कर रहे हो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. यू शुड नॉट एट ऑल वेस्ट एनीथिंग, है ना? आपके घर में जो भी चीजें हैं यू शुड यूज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना? अभी देखो, किडनी में जो फिल्ट्रेट हुआ था, ब्लड जो फिल्ट्रेट होके आया था, ब्लड ने तो फिल्टर करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर किया, पर उसमें से भी वो जो वेस्ट था उसने तो वेस्ट समझ के उसको फिल्ट्रेट किया ना, कैप्सुलर स्पेस में उसने तो वेस्ट करके फिल्ट्रेट किया। बट पीसीटी ने, लूप ऑफ हेनले ने, डीसीटी ने उस वेस्ट में से भी बेस्ट चीजों को निकाला, दैट इज वी आर कॉलिंग इट एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, है ना? जो वेस्ट करके बोला था उसमें से भी पीसीटी ने, लूप ऑफ हेनले ने, डीसीटी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उसको भी निकाला एंड देन फाइनली यूरिन बनाया, है ना? So you should also apply the same thing in your life also, ठीक है? So come back to the topic once again. So collecting duct हो गया, ADH का influence होता है collecting duct के ऊपर. So this was the diagram. आपको नीट में diagram based questions आ सकते हैं. So whenever the arrow mark is showing outside, अगर arrow mark बाहर की तरफ है, that means it is a selective reabsorption. When the arrow mark is going inside the tubule, that is a tubular secretion, ठीक है? तो ये जो ऊपर वाला है HCO3, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, तो ये सब क्या हो रहा है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि अमोनिया, H+ आयन क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है? आप देख सकते हो इस डायग्राम से कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या क्या आ रहा है? मैल्फिजन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी एंड ऊपर का हिस्सा ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ रहा है, फिर कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में, लूप ऑफ हेनले भी मेडुला में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी अबाउट दी ऑस्मोलैरिटी, है ना? अभी ऑस्मोलैरिटी आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस डायग्राम इटसेल्फ. व्हाट यू हैव लर्न फॉर द ऑस्मोलैरिटी? इट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट. करंट मतलब फ्लो एंड मैकेनिज्म मतलब तो आपको पता ही है. तो जब भी कोई चीज को, जब भी कोई लिक्विड उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यस, तो उसके वजह से अगर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रहा है, ऑस्मोसिस मेंटेन हो रहा है, ऑस्मोसिस मतलब सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म. हमने पढ़ा कि लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में, उसके पैरेलल में कौन रन कर रहा है? वासा रेक्टा रन कर रहा है. तो हमने इसी डायग्राम को यहाँ पे अलग से बना के दिखाया है. मतलब नेफ्रॉन के ऊपर ही होता है वासा रेक्टा, पर अभी इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा ना. तो नेफ्रॉन है ये, लूप ऑफ हेनले, और इसके पैरेलल में रन करने वाला वासा रेक्टा है. आप क्या देख सकते हो बेटा? आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरो मार्क नीचे की तरफ आ रहा है. नेफ्रॉन में 400, 800, 1000 ये नीचे की तरफ एरो मार्क आ रहा है, जबकि वासा रेक्टा में वही एरो मार्क ऊपर की तरफ जा रहा है. तो हो गया ना काउंटर करंट. वैसे इस साइड भी देखो, नेफ्रॉन में ये वाला एरो मार्क ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि वासा रेक्टा में नीचे की तरफ आ रहा है. तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं. ओके, तो आप इससे क्या पता कर पा रहे हो? ऑस्मोलैरिटी पता कर पा रहे हो, ठीक है? देखो, अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आया है उसका 300 ऑस्मोलैरिटी है. जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लिम में आएगा, तो डिसेंडिंग लिम का क्या स्पेशलिटी है? कि उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है ना?
डिसेंडिंग लिम्ब का स्पेशलिटी क्या है कि उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब सॉल्ट बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो 300 से 400 हो गया, 400 से 600 हो गया, फिर 800 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्ट बढ़ रहा है, पानी निकलते जा रहा है, पानी निकलते जा रहा है, सॉल्ट बढ़ते जा रहा है। तो एक पॉइंट में लूप में आने के बाद एकदम ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, अब जैसे असेंडिंग लिम्ब में आएगा, असेंडिंग लिम्ब का क्या स्पेशलिटी आप देख सकते हो, NaCl 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 बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब NaCl बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी कम होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे हैं। तो 900 हुआ, सॉल्ट बाहर निकला, 600 हुआ, सॉल्ट गया, 400 हो गया, सॉल्ट गया, और कम हो गया, और कम हो गया। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो ये तो हो गया नेफ्रॉन की बात। अब मैं जो बोल रही हूँ कि ये वाटर बाहर जा रहा है, सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो सॉल्ट और वाटर को ले कौन रहा है? इसी के ऊपर जो वासा रेक्टा प्रेजेंट है ना, वही उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये जो वाटर बाहर जा रहा है, इसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फिर देखो ऑस्मोलैरिटी बदलती जा रही है, यहाँ का और यहाँ का अपोजिट हो गया। तो ये क्यों किया जा रहा है बेटा? बिकॉज टू मेंटेन द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को मेंटेन करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी यूनिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म, वेरी सिंपल है और यूनिक है। ओके, so you can just go through this paragraph, all of you just go through this paragraph, you can understand the things. All of you read this paragraph, all of you fast. Please go through each and every point of this particular paragraph. This is a counter current mechanism. It helps in concentrating the filtrate almost 4 times before forming the urine. Done? See this page you are having with your, हाँ yes बोलो बच्चा। नो मैम, एक मिनट रुकिए, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। Any doubt you can ask me. See this PDF you must be having with you all, but why I'm giving you time so that if you are having any difficulty you can just ask me here itself. मैम वासा रेक्टा में वो समझा नहीं मैम। क्या नहीं समझा वासा रेक्टा में? NaCl आ भी रहा है और H2O जा भी रहा है राइट साइड में। हाँ, तो ये जो नेफ्रॉन से H2O निकल रहा है ना बेटा, नेफ्रॉन से जो H2O निकल रहा है उसको वासा रेक्टा ले रहा है। नेफ्रॉन से जो NaCl निकल रहा है, हाँ दोनों साथ में क्यों हो रहा है फिर वो? हाँ, जब तो H2O निकलेगा तो ये एब्जॉर्ब होगा और जब NaCl निकलेगा तो वो एब्जॉर्ब होगा। हाँ यस करेक्ट, यही तो मैं बता रही हूँ कि जो नेफ्रॉन से जो भी, ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना नेफ्रॉन का, तो इसमें से पानी निकला, बाहर निकला पानी, यस तो पानी किधर एब्जॉर्ब हो गया, पानी किधर एब्जॉर्ब हो गया, यू कैन सी ओवर हियर, पानी किधर, वासा रेक्टा में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म तो ऐसे ही हुआ ना बेटा, जब यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे ज्यादा है, अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तभी तो। यस यस यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दी ऑस्मो रेगुलेशन। कौन करवाता है ऑस्मो रेगुलेशन? 2 लोग, एक तो ADH जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा और दूसरा एल्डोस्टेरॉन जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो सॉल्ट पे ध्यान देने के लिए एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, एंड वाटर पे ध्यान देने के लिए ADH है जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये 2 हार्मोन्स जो हैं वो हमारे
वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस को मेंटेन करते हैं। You can just see this table. देखो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड फॉल्स बिलो नॉर्मल। समझो किसी को बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग हो गई तो मतलब बॉडी का फ्लूइड कम हो गया ना, स्वेटिंग से, बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज किया, या बहुत हाई फीवर हो गया है। तो हाई फीवर में क्या होता है बेटा, ज्यादा गर्म होने के वजह से वाटर लॉस होता है बॉडी में का। इसीलिए अगर किसी को फीवर रहता है ना बेटा, आप लोग भी ये सब छोटे छोटे मेजर्स को याद रखो। घर में अगर किसी को बुखार है तो यू शुड ऑलवेज टाइम टू टाइम गिव वाटर टू देम। यस, गर्म पानी पिलाना ही चाहिए बार 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 बार। क्यों? क्योंकि फीवर के वजह से बॉडी का वाटर लॉस होता है। अंडरस्टूड? मैम वाटर लॉस होता है मतलब कि जब अगर ज्यादा बुखार हो, जो पसीना निकलता है उससे ना, जैसे कि हमें अगर ज्यादा पसीना निकलना इज डिफरेंट थिंग बेटा, स्वेटिंग इज डिफरेंट थिंग। नो स्वेटिंग जब हमें थोड़ा मतलब ज्यादा बुखार होता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा क्या कहते हैं, जब तक आप दवाई नहीं लोगे ना तब तक आपको स्वेटिंग नहीं आएगी इन फीवर। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। व्हेन फीवर विल कम डाउन देन यू विल गेट स्वेटिंग, करेक्ट ना? तो फीवर के टाइम पे व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है, हाँ, तो क्या होगा, वाटर लॉस होगा कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर द सेल विल श्रिंक। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? आपके Yes, सारे ma'am. सेल्स को नॉर्मल कंडीशन में वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है ना? अगर आप कोई चीज गर्म करोगे तो ऑब्वियसली उसमें से वाटर लॉस होगा। अंडरस्टूड मैं क्या बताना चाह रही हूँ? स्वेटिंग इज अ डिफरेंट पार्ट बेटा, स्वेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। स्वेटिंग में तो वाटर लॉस हो ही रहा है, बट हाई फीवर में भी वाटर लॉस होता है। अंडरस्टूड? यस मैम। आपने if you have observed, see you should be, when I'm telling you a science student should be a very 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 keen observers. You should observe your own body, you can observe your own thing with the your family members. Have you ever observed कि अगर कभी आपको बहुत ज्यादा फीवर आया, अभी देखो ये बच्ची को, कोई तो एक बच्ची को फीवर आया था, have you ever thought कि अगर आपको जिस दिन बहुत फीवर आएगा ना, आप उतने बार यूरिनेशन को नहीं जाओगे? have you ever felt that? Yes. यस आप एक जगह चुपचाप से सोए रहोगे, पर आप उतने, जैसे आप दिन में समझो फॉर एग्जांपल 3 बार यूरिनेशन को जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 बार या 4 बार यूरिनेशन को जा रहे हो, पर जिस दिन आपको फीवर आया रहेगा ना, आप हार्डली 1 बार जाओगे यूरिनेशन के लिए। अंडरस्टूड मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? तो Yes, फीवर ma'am. ऑल्सो reduces the वाटर कंटेंट, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर में आवर सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक होने लगता है, एंड फीवर इज अ सिम्टोमेटिक कंडीशन टू अवर बॉडी। क्यों? देखो, अपना बॉडी हमेशा अपने को जिंदा रखने का कोशिश करता है, तो फीवर आया मतलब दैट इज अ सिम्टम कि हमारे बॉडी के अंदर कोई तो बैक्टीरिया गया है या वायरस गया है। समझ में आया? तो फीवर आना इज अ सिम्टम बेटा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर बॉडी। तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि मुझे फीवर आया है, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको एंटीबायोटिक्स देगा या कुछ दवाइयां देगा। क्यों दे रहा है वो दवाई? टू किल दैट वायरस और द बैक्टीरिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस Yes, सो ma'am. फीवर आना जरूरी है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पर अगर फीवर को नेग्लेक्ट किया जाएगा देन द वायरस एंड बैक्टीरिया को तो पार्टी टाइम हो जाएगा, वो लोग तो ग्रो करेंगे 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 एंड करेंगे। ठीक है, चलो, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। सो लेट अस कम बैक टू ओवर हियर। सो ऑस्मो रिसेप्टर्स विल एक्टिवेटेड, फिर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, स्लो हो गया है फिल्ट्रेशन क्योंकि बहुत लॉस हुआ है, तो फिर क्या होगा, एडीएच विल प्रिवेंट द डायूरेसिस। फिर अब एडीएच का काम आएगा। एडीएच क्या करेगा कि वाटर लॉस नहीं कराएगा। तो फीवर है या कोई एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, तो उस वक्त एडीएच नहीं सिक्रीट होगा या बहुत कम सिक्रीट होगा।
समझ में आया? क्योंकि अगर एडीएच वही पेस में सिक्रीट होने लगेगा तो हम बहुत ज्यादा पानी रिमूव करने लगेंगे। अंडरस्टूड? तो उस कंडीशन में एडीएच कम सिक्रीट होता है टू प्रिवेंट द डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब excess loss of water from urine, and because of which the volume of fluid and BP comes to normal. Less, देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, so less filtration होगा, more reabsorption होगा, hypertonic and scare urine. तो अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो चुकी है या बहुत हाई फीवर है तो क्या होगा, बहुत कम यूरिन विल बी फॉर्म। इसी का दूसरा कंडीशन, जब आप बहुत पानी पी रहे हो, जैसे आपको कभी मन कर दिया कि नहीं मेरे को आज बहुत पानी पीना है, तो कभी तभी आप जोश में आके बहुत पानी पीते हो ना, तो इसी का उल्टा चीज होगा, मोर ऑफ एडीएच विल बी रिलीज्ड। ज्यादा एडीएच रिलीज हुआ तो वाटर less of ADH will be released, less of ADH will be released, and because of which less water will be reabsorbed and urine will be hypertonic. Abundant urine will be formed, abundant urine, hypotonic urine. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. So ADH ka function we have already studied. This you have already explained me. So you can see the liver is coming into the picture. लिवर में ये रिएक्शन हो रहा है एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 एंड 1 to 2 कन्वर्ट करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन्स व्हिच इज बीन गिवन बाय द लंग्स। तो ये वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है ये आपको याद रखना जरूरी है, लिवर में, लिवर में होता है ये रिएक्शन। ANF also we have seen. We have talked about the diabetes insipidus also. Tasteless urine मतलब क्यों बोल रहे हैं इसको tasteless urine? कोई यूरिन को टेस्ट करके देखता है क्या? No. क्योंकि पानी ज्यादा है यूरिन में, इसीलिए इसको टेस्टलेस यूरिन नाम दिया गया है। यूरिन में पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है, इसीलिए। ठीक है, तो ये वाला पेज भी आप देख लेना बाद में, ठीक है, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड ऑल। सॉरी, so how much urine is excreted per day? 1 to 1.5 liters. That depends upon again the intake of water. What is the color of urine? Light yellow. Why? क्यों लाइट येलो है? लाइट ब्लू कलर का क्यों नहीं है? लाइट ग्रीन कलर का क्यों नहीं है? Which pigment? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आता कहाँ से है? यूरोक्रोम कहाँ से आता है? By the breakdown of RBC. Note down. By the breakdown of RBC. Normal urine कैसा होता है? Acidic होता है. Please note down. Normal urine is acidic. pH is 6. Okay. यूरिया कितना एक्सक्रीट होता है पर डे? 25 to 30 ग्राम। अगर इससे ज्यादा होने लगेगा तो वो बीमारी हो जाएगी यूरेमिया। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, that condition is called as glycosuria. Glycosuria is a condition, medical term है ये सब। Glycosuria is an indication of diabetes mellitus. Similarly ketone, अगर यूरिन में कीटोन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन यूरिया। क्या बोलेंगे? कीटोन यूरिया। तो अगर आपके ब्लड रिपोर्ट, आपके यूरिन एनालिसिस में, यूरिन रिपोर्ट में ग्लूकोज बढ़ के आया है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बढ़ के आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन यूरिया। अगर ये दो कंडीशन है, दैट मींस इट इज अ सिग्नल ऑफ अ डायबिटीज मेलाइटिस। Urine, we know it helps in the diagnosis of many of the problems related to the kidney.
So blood, urine and stool are being used for pathological study of our body. Done. चलो, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो आपको पता ही है, लंग्स है, लिवर है. लिवर क्या क्या एक्सक्रीट कराता है? कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ड्रग्स. स्किन से क्या रिलीज होता है? ऑयल एंड वाटर. ऑयल थ्रू सेबेशियस ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड्स. स्वेट से हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? मेनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वाटर. सेबेशियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे क्या बोला जाता है? सिबम. उसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होता है, स्टीरोल्स होते हैं, वैक्स होते हैं. Now we are going to learn about the different types of disorders, जो मैं आपको next lecture में बताऊंगी. ठीक है? So now already the time has been done. So after that, after learning the different types of diseases, we will be starting with the questions. Understood? तो आप Yes, लोग ma'am. मुझे किडनी स्टोन के बारे में पढ़ के दिखाओगे नेक्स्ट लेक्चर में. यूरेमिया, किडनी स्टोन, देन नेफ्राइटिस. हाँ, ये सब चीजों के बारे में आप रीड करके रखोगे और यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट दैट. इसके अलावा भी अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम्स पता है, एक्यूट एंड क्रोनिक, वो भी यू विल बी टेलिंग मी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So next lecture में I want each and everyone to be participated and they will be oning their mic and they will be telling the answers. ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्षय, शेरॉन, these two children are always attentive, always. They are always responsive. What about the other children? Okay, so I want active participation from all of you.